वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं, विंड प्रेशर ऑन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर जनरली ये चिमनी या वॉल होगा, इसी के ऊपर जब विंड प्रेशर लगेगा तो हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। देखो, विंड का जो प्रेशर होता है हाइट के साथ ये वैरी करता है, लेकिन 20 और 30 मीटर स्मॉल हाइट के लिए हम लोग इसको यूनिफॉर्म मानकर एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं कि एक्चुअली में विंड प्रेशर होता क्या है और हम लोग किस तरह से इसका एनालिसिस करते हैं। देखो, जब विंड ब्लो करता है, हवा चलता है, तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एक यहां पे इम्पैक्ट लगाता है स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो, जो भी एयर होगा वो क्या होगा, एयर होगा वो गैसेस का मिक्सचर होगा, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स या गैस होंगे या डस्ट भी होगा। तो जब वो ब्लो करता है तो वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर टकराते हैं और उस टकराहट से यानी उसके इंपैक्ट से, टकराने से एक प्रेशर जनरेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, जैसे हम यहां पे बोल रहे हैं कि मान लो एक इस तरह से एक चिमनी है और इसके ऊपर विंड का इंपैक्ट लग रहा है। ठीक है, तो विंड का ब्लो का डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होगा, विंड इधर से भी आके लग सकता है या विंड इधर से भी आके लग सकता है। जिस भी एरिया पे विंड आकर लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोज्ड एरिया। क्या बोलेंगे? एक्सपोज्ड एरिया। जिस एरिया पे विंड लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोज्ड एरिया। तो विंड जब भी दिया रहता है वो प्रेशर के टर्म में दिया होता है। ठीक है, जैसे विंड का प्रेशर लगेगा वो 2.0 किलो पास्कल का प्रेशर लगेगा। तो जब हम लोग को प्रेशर दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फोर्स निकाल सकते हैं। मान लो कि इसका हाइट है, अच्छे से समझना छोटू सब, अच्छे से समझना कि इसके ऊपर पूरा का पूरा विंड का प्रेशर लग रहा है, ऐसे कुछ विंड का प्रेशर लग रहा है। तो ये देखो, जो भी चिमनी होगा या दीवार होगा वो कहीं ना कहीं नीचे ग्राउंड पे जुड़ा हुआ रहेगा। वो अगर ऐसे रखा हुआ है, जस्ट ऐसे रखा हुआ है, तो विंड के प्रेशर के कारण वो टिल्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, टॉपल हो जाएगा। लेकिन जब इसका ग्राउंड है वो हम लोग कंक्रीट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तब यहां पे एक नया चीज जनरेट होगा। हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो विंड प्रेशर है, तो विंड प्रेशर के साथ स्ट्रक्चर को ग्राउंड के साथ फिक्स माना जाता है। तो जैसे ही विंड प्रेशर लगेगा तो क्या, अगर हम लोग ध्यान से देखते कि अगर ये मान लो कि जमीन पे रखा रहता और उसके ऊपर तुम विंड का फोर्स लगाते तो ये क्या हो जाता सर, ऐसे उठ जाता, ये इस तरह से धीरे धीरे होकर नीचे गिर जाता होता ना, अगर ये फ्री रखा हुआ रहता तो। लेकिन ये फ्री नहीं रखा हुआ है, हम क्या मान रहे हैं कि ये जमीन पे कॉन्क्रीटेड है, जमीन पे रखा हुआ है। तो जैसे ही इस पे विंड का यहाँ पे हम लोग प्रेशर लगाएंगे, छोटू बाबू सब अच्छे से समझो, जैसे विंड का प्रेशर लगाएंगे ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से झुक जाएगा, जैसे पेड़ नहीं झुकता है। अरे ऐसे मान लो एक ट्री है, ट्री के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ट्री ऐसे हो जाता है, होता है ना। तो बिल्कुल उसी का ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा हम बना दिए, लेकिन फॉर योर कॉन्सेप्ट हम इसको कुछ ऐसा ले लिए हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हम ले लिए। तो इस तरफ क्या आएगा सर, इस तरफ आएगा कंप्रेशन और इधर क्या आएगा सर, टेंशन। किसके कारण कंप्रेशन आएगा, किसके कारण टेंशन आएगा? तो विंड के कारण एक जगह पे कंप्रेशन जनरेट होता है जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, और एक तरफ टेंशन जनरेट होता है जिसको नेगेटिव बोला जाता है। समझ में आया? तो जितना भी फोर्स होगा पहले हम लोग उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, जो भी विंड का प्रेशर होगा, विंड प्रेशर को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि यहां पे विंड का प्रेशर दिया हुआ है, विंड का प्रेशर को हम P से लिख रहे हैं, PW दिया हुआ है विंड का प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो विंड का प्रेशर है वो कितने एरिया में लग रहा है सर, तो अगर इसको आप विड्थ बोलते हैं सर और अगर इसको हाइट बोलते हैं तो ये एक विड्थ हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा। देन एक्सपोज्ड एरिया इज गोइंग टू बी B क्रॉस H, यही होगा एक्सपोज्ड एरिया। जब एक्सपोज्ड एरिया आपको मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये काम का है नहीं। तो एक्सपोज्ड एरिया आपको मिल चुका है, तो एरिया और विंड का जो प्रेशर होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज वी नो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहेंगे तो प्रेशर गुने एरिया होगा, और विंड का प्रेशर है उसको PW बोले हैं, और जो एक्सपोज्ड एरिया आया है वो B गुने H आया, ये विंड का फोर्स निकल जाएगा और विंड फोर्स को FW बोल रहे हैं। ठीक है,
विंड का जो फोर्स होगा वो उसके सीजी पे लगेगा पूरा का पूरा। जैसे मान लो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई लोड है जो क्या है सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरा लोड का, जैसे मान लो कि यहां पे एक ईंट रखा हुआ है, ब्रिक रखा हुआ है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। mg जो लगता है बाबू वो नीचे की तरफ लगता है cg के पास, ठीक है। तो टोटल मास जो है वो कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम लोग सीजी बोला करते हैं। उसी तरह से ये जो विंड प्रेशर होगा, यहां कहीं पे इसका पूरा का पूरा फोर्स लगेगा, और वो कहां पे लगेगा सर, सीजी पे लगेगा। अगर इसका टोटल हाइट h है तो इसका सीजी होगा वो हाइट h/2 पे होगा, ठीक है। अब जब हम पूरा प्रेशर को फोर्स के टर्म में लिख दिए तो प्रेशर दिखाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हम लोग फोर्स को दिखा रहे हैं यहाँ पे Fw। ये फोर्स इसको इस तरह से रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे बेस से एक यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, h/2 हाइट है, तो यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होता है, मोमेंट क्या कहलाता है सर, फोर्स गुने डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे h/2 है, तो फोर्स हो गया Fw और डिस्टेंस हो गया h/2, दैट इज द मोमेंट। जब यहां पे मोमेंट आ रहा है, कंप्रेशन और यहां पे टेंशन बन रहा है, तो हम लोग को यहां पे सिग्मा बी निकाल सकते हैं। यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस बनेगा, यहां पे भी बेंडिंग स्ट्रेस बनेगा, यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन बनेगा, यहां पे बेंडिंग स्ट्रेस टेंशन बनेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, बेंडिंग स्ट्रेस जो निकालने का फॉर्मूला होता है, हम थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं। यहां पे एक बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का हम लोग बहुत अच्छा फॉर्मूला पढ़े थे, वो था M/I, मे आई फॉलो यू, और ऐसे होता है E/R, इलिजाबेथ रनिंग मे आई फॉलो यू, ऐसे लिखा जाता है। एफ के जगह पे यहां पे सिग्मा लिख दो, एक्चुअली स्ट्रेस होता है, तो इलिजाबेथ रनिंग मे आई फॉलो जो था वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है F/बाई। तो ये जो टर्म है ना, इलिजाबेथ रनिंग मे आई फॉलो यू, यहां से अब आ जाओ, तो ये जो है सिग्मा को लिख सकते हैं हम लोग M/I गुने बाई इक्वल टू सिग्मा। ये इक्वेशन किसका होता है सर, बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी। तो यहां से आप लोग एक चीज और लिख सकते हो कि M/, सर यहां बाई है उसको नीचे लेके चले जाते हैं, ये I/बाई कर देते हैं। एक टर्म होता है सेक्शन मॉडुलस, इसको बोला जाता है I/बाई मैक्स, मैक्सिमम। बाई नहीं लिखोगे, बाई मैक्स लिखोगे तब होगा सेक्शन मॉडुलस, बाई नहीं, बाई मैक्स होता है सेक्शन मॉडुलस। तो यहां से जब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो जाके एक्सट्रीम फाइबर पे निकलेगा कंप्रेशन, एक्सट्रीम फाइबर पे निकलेगा बेंडिंग। तो यहां से आ गया सिग्मा बी, और सिग्मा बी का फॉर्मूला लिख सकते हो M/Z। अब यहां पे ये समझना चाहिए कि सर I कैसे निकाले और यहां पे Z कैसे निकाले। सिग्मा बी का तो फॉर्मूला पता चल गया, सिग्मा बी यहां पे कंप्रेशन होगा M/Z। समझ में आ रहा है इतना, ये बेंडिंग इक्वेशन से किए, ये बेंडिंग कंप्रेशन है। यहां पे क्या लग रहा है सर, बेंडिंग कंप्रेशन। यहां पे क्या लग रहा है सर, तो बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन। और ये किस फॉर्मूला से निकलेगा, तो M/Z से निकलेगा। अब देखो ध्यान से समझो, जब ये रोटेट कर रहा है, जब ये टिल्ट कर रहा है, बेंड हो रहा है, तो फोर्स इधर से लग रहा है, तो छोटू इस एक्सिस के अबाउट ये बेंड करेगा। ये जो इसका एरिया है ये नीचे, अरे एक नीचे आ गया, यहां से देखो ये वाला थोड़ा ऊपर उठ गया है, ये वाला थोड़ा नीचे आ गया है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से बेंड करेगा। तो कौन से एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हुआ है, तो अच्छे से समझो, हम लोग का जो बेंडिंग हुआ है वो एक्स एक्सिस के अबाउट इसमें टर्निंग हुआ है, रोटेशन हुआ है। तो जब विंड का फोर्स इधर से लगेगा तो इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगा। विंड का फोर्स जब इधर से लगाओगे तो ये कुछ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। याद रखना, अगर याद रखने के लिए तो ये जिस सरफेस पे लगता है उसी के पैरेलल वाला एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। और इसेंट्रिक लोड में तो हम लोग बताए ही थे कि मान लो कि ऐसा है, इसेंट्रिक लोड लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस, मान लो ये एक्सिस है, अगर यहाँ पे लोड लगाओगे तो इस एक्सिस के अबाउट टर्निंग होगा। रोटेशन आपको देखना है, इधर से फोर्स लग रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। समझ में आ रहा है? अब उसको एक्स मानो चाहे बाय मानो, वो वहां से आपको निकल जाएगा तो जेड आप निकाल पाओगे, ठीक है। जेड निकल जाएगा तो सिग्मा बी निकल जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया, विंड है वो रोटेट करवा रहा है। इसके साथ साथ क्या होगा छोटू, कि जो भी इसका क्या होगा, एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसको h से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इसका वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, देखो यहां पे b है, इसको हम d बोल रहे हैं, तो यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एक्सपोज्ड एरिया लिखे या क्रॉस सेक्शन एरिया,
तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा बी गुने डी होगा, बी गुने डी होगा, और यहां से हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाएगा बी गुने डी गुने एच, ये निकल जाएगा आपको टोटल वॉल्यूम, टोटल इसका वॉल्यूम होगा वो निकल जाएगा। अगर यही इसका डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो क्या इसका हम लोग वेट नहीं निकाल पाएंगे, तो बोलोगे हाँ सर इसका वेट निकल जाएगा, ठीक है। और वेट में हम लोग फिर क्या करेंगे, नीचे बॉटम में एरिया से डिवाइड कर देंगे। पहले ये तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इरेज करके हम आगे बता रहे हैं कि कैसे हम लोग ये W/A निकालेंगे। अब देखो बाबू अच्छे से समझो, इरेज कर दिए, इसके कारण जो टोटल वेट होगा, इसका टोटल वजन होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है सर, तो मास बाय वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो वेट बाय वॉल्यूम, यही होता है ना, वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। तो यहां से वेट निकाला जा सकता है डेंसिटी गुने वॉल्यूम करके, डेंसिटी गुने वॉल्यूम करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, इसका वजन। और ये पूरा का पूरा वजन होगा, ये जैसे ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वैसे ही बेस का भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा या बेस का भी एरिया होगा। तो वेट बाई एरिया होगा, यहां पे स्ट्रेस को बताएगा। वेट बाई एरिया है वो कंप्रेशन स्ट्रेस को बताएगा। ये नीचे वाला जो एरिया है उस पे कंप्रेशन लगेगा, टोटल कंप्रेशन लगेगा, किसके कारण, वेट के कारण। तो यहां पे डायरेक्ट जो स्ट्रेस जनरेट होगा, बेस पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा वो सिग्मा नॉट होगा, वो W बाई क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, नेचर होगा इसका सर कंप्रेशन। अरे बेट है तो बेट है वो बेस को दबाएगा ना, बेट है वो पूरा का पूरा नीचे बेस को दबाएगा हर जगह पे। तो देखो बाबू यहां पे भी आ रहा है किसके कारण, वेट के कारण सिग्मा नॉट, और यहां पे भी आ रहा है वेट के कारण सिग्मा नॉट बेस पे, ओवरऑल सब जगह पे। लेकिन यहां पे विंड के कारण यहां पे सिग्मा बी टेंशन आ रहा है, सिग्मा बी आ रहा है टेंशन, और यहां पे सिग्मा बी आ रहा है कंप्रेशन। तो वहां पे कुछ अलग आएगा लोड, यहां पे कुछ अलग आएगा। अगर इस तरफ हम लोग लिखने की कोशिश करें तो देखो यहां पे लिख रहे हैं, इधर आएगा सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी बिकॉज टेंशन, और इधर आएगा सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी क्योंकि ये कंप्रेशन वाला है, जिसको हम यहां पे बोलेंगे सिग्मा मिनिमम और यहां पे बोलेंगे सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मैक्सिमम। अब इसी पे बेस्ड एक अच्छा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। यानी विंड प्रेशर के कारण एक तरफ आएगा यहां पे टेंशन और विंड प्रेशर की तरफ एक आएगा कंप्रेशन। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, पूरा इरेज कर दे रहे हैं। W बाई क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्मा नॉट होगा, अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते समय। तो एक सिग्मा मिनिमम आएगा, वो किधर आएगा सर, इधर आएगा सिग्मा मिनिमम, कहां पे, बेस पे। और सिग्मा मिनिमम होगा वो W बाई A यानी सिग्मा नॉट माइनस M बाई Z यानी माइनस सिग्मा B हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम का वैल्यू, ठीक है। और सिग्मा मैक्सिमम होगा वो कहां पे आएगा सर, सिग्मा मैक्सिमम है यहां पे आएगा। वेट के कारण भी यहां पे सिग्मा नॉट आएगा, वो पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन होगा। और बिंड के कारण भी इसको जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो भी कंप्रेशन आएगा, ये सिग्मा भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब W बाई A और प्लस आ जाएगा M बाई Z, ठीक है। तो इधर कंप्रेशन आएगा, इधर टेंशन आएगा। बताओ निगेटिव होने का चांस इधर है, इधर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सिग्मा मैक्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहां पे चांस है कि टेंशन जनरेट हो। अगर सिग्मा बी कम हुआ, सिग्मा नॉट कम हुआ, सिग्मा बी ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, यहां पे सिग्मा बी यानी कंप्रेशन कम है, कंप्रेशन कम है, टेंशन ज्यादा है, तो सिग्मा मिनिमम है वो टेंशन हो सकता है। सिग्मा मिनिमम के पास टेंशन भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर सिग्मा नॉट का वैल्यू ज्यादा है सिग्मा बी से तो ओवरऑल सिग्मा मिनिमम कंप्रेशन होगा। अगर सिग्मा नॉट है वो ज्यादा है सिग्मा बी से तो ओवरऑल कंप्रेशन होगा। अगर यहां सिग्मा नॉट है कम जाता है, सिग्मा बी ज्यादा हो जाता है, निगेटिव वाला टर्म ज्यादा हो जाएगा तो सिग्मा मिनिमम टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, आपके नोट्स कॉपी में कराया हुआ है, बस यहां पे समझना है। और एक बहुत ही बढ़िया यहां पे हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इरेज करके क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो विंड एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, विंड एनालिसिस से, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो यही क्वेश्चन रहेगा, बस डेटा इधर उधर रहेगा, ठीक है। देखो आप जो टॉस पढ़ा है ना, बहुत मेहनत किए। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर करो नोट्स, तो सब इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं पे कराया गया है, ठीक है। जितना हम लोग होमवर्क किए हैं, जितना न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं,
बहुत ज्यादा करवाएं टॉस पे मेहनत। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम एनआईटी पटना और मेरा जो ब्रांच था वो स्ट्रक्चरल था, ठीक है, मतलब सिविल से बीटेक, उसके बाद स्ट्रक्चर से एमटेक किए, तो मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है ये सब। आरसीसी हो गया, मतलब बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा आरसीसी, 100 से 110 या 120 आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है, बहुत डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। टॉस, आरसीसी, ये सब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे मतलब मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, देखो वही हम सब्जेक्ट चूज करते हैं जिसपे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है डिप्लोमा में, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक कभी भी हम चूज नहीं किए, जो मेरे से अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं वही अदर फैकल्टी को दिया गया है, जिस टॉपिक में हम बेस्ट है वही पढ़ाते हैं। टॉस बहुत अच्छे से मेहनत किए बाबू, ठीक है। आप लोगों को हाइड्रोलिक्स भी पढ़ाए थे, बहुत मेहनत किए थे, मतलब हम अपना 100% से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर भी जो भी आपको जैसा लगे आप एकदम फीडबैक देने के लिए तैयार हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट स्टूडेंट फीडबैक दे, ठीक है। कोई टीचर फीडबैक देता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, स्टूडेंट फीडबैक दे, इट्स ओके। देखो अब यहां पे हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक टॉल चिमनी, एक चिमनी है जो काफी ऊंचा है, लंबा है, टॉल चिमनी है, हॉलो स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और वो कैसा है, स्क्वायर है, स्क्वायर है किसमें, क्रॉस सेक्शन में, उसका क्रॉस सेक्शन है, एक स्क्वायर है, बना दिए हैं एक स्क्वायर शेप का, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना है। क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर इंटू 2 मीटर एक्सटर्नली, ये सब वर्ड है ना, इसको पकड़ना। अब जो स्क्वायर है वो 2 मीटर एक्सटर्नली है, तो यहाँ पे देखो 2 मीटर हम लोग, स्क्वायर है ना तो 2 मीटर ये भी होगा, 2 मीटर ये भी होगा, एक्सटर्नल डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करें, 2 मीटर इंटू 2 मीटर एंड 0.5 मीटर थिक, ये जो थिकनेस है यहां से यहां तक लेकर वो 0.5 मीटर है, तो 0.5 इधर और 0.5 इधर, तो ये जो डायमेंशन बचेगा वो 1 मीटर बचेगा क्या, अरे थिकनेस टी इधर भी होगा ना सर, और थिकनेस टी इधर भी होगा, तो टी है वो टी दिया हुआ 0.5 मीटर, तो आधा मीटर इधर आधा मीटर इधर, तो 2 मीटर में 1 मीटर चला गया, इंटरनल डायमेंशन बचेगा 1 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर थिक ऑफ वॉल, इसका जो वॉल है 0.5 मीटर थिक है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म, देखो वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल विंड प्रेशर, ठीक है, ऑफ 1.25 किलो पास्कल, इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल विंड प्रेशर लग रहा है, और वो कैसा है सर, यूनिफॉर्म है। अगर हम इसका 3D डायग्राम बनाएं, आप ये 3D डायग्राम नहीं बनाना, एग्जाम में जब आप सेमेस्टर के एग्जाम में बनाओगे तो आप ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू बनाओगे, ठीक है, बस यही 2 व्यू बनाओगे। हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि ऐसा कुछ होगा, एक चिमनी जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन है और कुछ इंटरनल डायमेंशन है, और इसके एक फेस पे क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल विंड प्रेशर ऑफ 1.25 किलो पास्कल ऑन वन ऑफ इट्स फेस, किसी भी फेस पे, आप ये फेस ले सकते हो या ये फेस, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है तो कोई भी फेस चलेगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, ऑब्जर्व करते कि विड्थ में लग रहा है कि डेप्थ में लग रहा है, ठीक है, यानी चौड़ाई में लग रहा है कि लंबाई वाले पोर्शन पे लग रहा है। तो यहां पे यूनिफॉर्म विंड प्रेशर लग रहा है। विंड प्रेशर कैसा है सर, यूनिफॉर्म है, मतलब एक्चुअली विंड का जो प्रेशर होता है वो यहां पे क्या एज्यूम किया जाता है, यूनिफॉर्म एज्यूम करते हैं। तो इस तरह से विंड का ब्लो आ रहा है, यूनिफॉर्म प्रेशर आ रहा है, वो कितना है 1.25 kPa, किलो पास्कल, यानी 1.25 किलो का मतलब 10⁻3, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये विंड का प्रेशर है, समझ में आ रहा है। ऑन इट्स वन ऑफ इट्स फेस कर द यूनिट वेट ऑफ मैसोनरी इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये जो बना हुआ है वो ब्रिक का बना हुआ है, मैसोनरी का बना हुआ है, ठीक है, मैसोनरी मतलब यहाँ पे बोल रहा है ब्रिक का बना हुआ है, ईंट का बना हुआ है, और उसका जो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी क्या होता है सर, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ये दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ चिमनी, कह रहा है चिमनी का हाइट बता दो, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ चिमनी, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ठीक है, जितना आप बना सकते हो, मैक्सिमम हम लोग कितना ऊंचा कर सकते हैं चिमनी को, कितना, जितना ज्यादा ऊंचा होगा चिमनी, अच्छे से समझना, जितना ज्यादा ऊंचा होगा चिमनी उस पे विंड का जो ब्लो है, विंड का जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा। जैसे कम हाइट रहेगा तो विंड का क्या होगा, प्रेशर जो है, प्रेशर कहने का मतलब है कि टोटल विंड फोर्स होगा वो ज्यादा होगा,
ठीक है, एरिया ज्यादा होगा, हाइट बढ़ा देने से ये जो एक्सपोज्ड एरिया है, जिस एरिया पे विंड का प्रेशर लगता है वो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद करा कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, एच का वैल्यू निकालना है ऑफ फोर्ट चिमनी फॉर नो टेंशन एनीवेयर इन द बेस। सर ये नहीं समझ में आता, ये क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो टेंशन। ठीक है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं नो टेंशन का मीनिंग क्या होता है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर ये फॉर्मूला आप साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम मीनिंग समझते हैं नो टेंशन, ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझ लो कि नो टेंशन कहने का मतलब क्या है कि जब एक विंड यहां पे लगेगा किसी चिमनी के ऊपर, अगर मान लो इधर से विंड लगेगा तो इट इज ट्राइंग टू बेंड लाइक दिस, ये चाहेगा कि ये इधर से कुछ ऐसा बेंड हो जाए, इधर से ऐसा कुछ बेंड हो जाए। तो हम पूछेंगे आपसे किधर कंप्रेशन लगेगा किधर टेंशन लगेगा। तो देखो जब चिमनी बेंड होगा बाबू तो एक तरफ आएगा कंप्रेशन, दूसरी तरफ आएगा टेंशन। तो मतलब हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, देखो यहाँ पे तो इधर दिख रहा है आपको कंप्रेशन, इधर आपको दिख रहा है कंप्रेशन, और इधर क्या दिख रहा है, टेंशन। किसके कारण, विंड के कारण, विंड के कारण। इस तरफ आएगा टेंशन, इधर आएगा कंप्रेशन। ब्रिक को दबाओगे तो वो स्ट्रांग होगा, ब्रिक को मोटार वगैरह से जोड़ के खींचोगे तो वो कमजोर होगा। हम लोग चाहेंगे कि टेंशन यहाँ पे जनरेट ना हो, यहाँ पे टेंशन जनरेट ना हो, और इसके साथ साथ इसका खुद का वजन होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ये सब चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पहले आप ऐसा करो, क्वेश्चन को लिखो और अगर सॉल्व करने का मन करे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके लास्ट में आंसर मिला लो। अगर आंसर नहीं मिलता है तब जाके आप इसका सॉल्यूशन देखो। सेव योर प्रीसियस टाइम, अपना कीमती समय बचाओ। ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे से बेटर है कि 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। तो क्वेश्चन पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर मिलाओ। देखो अब इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं, पॉज करके वीडियो हम अच्छे से इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने के लिए टूट मत पड़ना। एक अच्छा तरीका जो होता है सॉल्व करने का, उसको आप हमेशा फॉलो करो। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आप सही से क्वेश्चन पे टाइम देते हो तो। ठीक है, आपको कहीं रेस में नहीं लगे हुए हो कि आपको क्वेश्चन है वो 10 मिनट में ही सॉल्व करना है। आपके पास 3 आवर का सफिशिएंट टाइम होगा। जो क्वेश्चन आप 10 मिनट में बनाओगे, ट्राई टू सॉल्व इट इन 12 और 13 मिनट, लेकिन प्रोसेस से आप हमेशा बनाना। ठीक है, ऐसे नहीं कि जल्दी से लिख दिए, जो आ रहा है वो भड़ास निकाल दिए कॉपी पे, वैसे नहीं। आराम से आप लिखोगे। सबसे पहले जो भी डेटा गिवन होगा वो आप लिखोगे। आउटर विड्थ बी जो दिया हुआ है वो 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है बाबू, थिकनेस है वो टी है वो कितना, 0.5 मीटर गिवन है डेटा। ठीक है, उसके बाद इनर विड्थ है, यहाँ पे INNER है, इनर विड्थ है बी वो 1 मीटर है, स्मॉल बी। ठीक है, विंड प्रेशर है वो P है, कितना है, विंड प्रेशर को हम P बोल रहे हैं, और ये है 1.25 kP किलो पास्कल। अगर आप ऐसा लिखते हो 1.25 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर इस तरह से लिखते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। डेंसिटी ऑफ मैसोन जो है, जो भी ब्रिक होगा उसका डेंसिटी हो जाएगा 20 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा समय दीजिएगा। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को हाइट एच फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो यहां पे बेस है, बॉटम में बेस में टेंशन जनरेट ना हो। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं एच जो है वो हाइट है। ठीक है, वो लिख देते हैं हाइट, HIGHT हाइट फॉर नो टेंशन, फॉर नो टेंशन, कोई टेंशन ना हो इसके लिए एच। और ये किस में सर, मीटर में है, एच इन मीटर, बिकॉज ऑल थिंग्स या एवरी यूनिट इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको रखे, एच है वो हाइट फॉर नो टेंशन, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखना, अगर हम यहां पे बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखो निकालते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आउटर एरिया माइनस इनर एरिया कर देते हैं, यही तो आउटर एरिया है, मतलब यही क्रॉस सेक्शन एरिया है। बीच में वो खाली जगह होगा, दीवार है यही चारों तरफ है, बीच में स्पेस वैकेंट है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 2 मीटर गुने 2 मीटर माइनस 1 मीटर गुने 1 मीटर। जो बीच में उसको घटा देते हैं, आउटर माइनस इनर कर देंगे, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 मीटर स्क्वायर, यानी 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया बाबू। ठीक है,
अगर यहां पे इसका हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 20 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्या हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं चिमनी का? तो यहां पे अब निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम। क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ चिमनी, CHIMNE चिमनी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ चिमनी, यह क्या हो जाएगा सर? क्रॉस सेक्शन एरिया A गुने हाइट H, यही हो जाएगा वॉल्यूम। एरिया इनटू हाइट, अगर आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है या प्रिज्मॉइड दिया हुआ है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया गुने हाइट, यही होगा, इसका हाइट H है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया गुने हाइट हो जाएगा वो वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगर वेट में दिया हुआ है तो वेट बाय वॉल्यूम, अगर डेंसिटी वेट डेंसिटी है तो वेट बाय वॉल्यूम। यहां पे हम लोग को वेट डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू कितना है सर? डेंसिटी का वैल्यू है सर 20 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां पे हम लोग को वेट निकालना है और वॉल्यूम है एरिया इंटू एच। एरिया है सर 3 मीटर स्क्वायर गुने एच, कुछ ऐसा हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर गुने एच। तो यहां से आपको वेट निकल जाएगा जिसमें एच इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? एच इन्वॉल्व होगा। तो यहां से हम लोग वेट निकाल लेते हैं। पॉज करके आप नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं, ठीक है। पॉज करके पूरा नोट कर लो। अब यहां पे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब काम का है नहीं, इरेज कर दे रहे हैं। अब यहां से हम लोग को क्या निकाल लेना चाहिए सर? अच्छे से सीधा से वेट निकाल लेते हैं। तो देखो वेट इक्वल टू हो जाएगा, वेट इक्वल टू हो जाएगा 20 यानी 10 का पावर 3 और इंटू 3 और h। वेट हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई कर दे, क्या 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर 3 और 1 4 और ये आ जाएगा न्यूटन में। h है वो मीटर में है, किस में हम लोग लिए थे? बोले थे h है वो हाइट फॉर नो टेंशन, और ये किस में है? मीटर में है। तो ये मीटर हो जाएगा यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा मीटर क्यूब, बचेगा सिर्फ न्यूटन। तो वेट हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। वेट निकल गया है, यहां तक सबको आ गया होगा समझ में। अब यहां से हम लोग निकालते हैं कि विंड का फोर्स कितना होगा, ये हम लोग निकालते हैं विंड फोर्स। तो देखना वेट यहां पे याद रखो कि हम लोग को वेट निकला है 4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहां पे हम लोग निकालते हैं कि विंड फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स। विंड फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो विंड फोर्स होगा वो एक्सपोज्ड एरिया पे लगेगा बाबू, यहीं पे विंड फोर्स लग रहा है। तो ये 2 मीटर हो गया, कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। यहाँ पे चौड़ाई इसी यहीं पे लग रहा है 2 मीटर, और हाइट हो जाएगा। तो विंड देखो, कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स, यही ना एक्सपोज्ड एरिया है। तो ये 2 मीटर है सर, यहाँ पे यहां से यहां तक का 2 मीटर है, चौड़ाई है वो 2 मीटर है, और हाइट है वो h है। तो विंड फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां से विंड फोर्स को हम F बोल रहे हैं, और विंड के लिए W यूज कर रहे हैं, FW, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेशर, यानी 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गुने एरिया हो जाएगा 2 मीटर गुने h, ये भी मीटर में रहेगा, h मीटर में। तो यहां से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और फोर्स हो जाएगा 1.25 और ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2.5 गुने 10 का पावर 3, और यहां h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये न्यूटन में आ जाएगा। हो जाएगा विंड का फोर्स 1। देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और 10 टू द पावर 3 एज इट इज रह गया, और यहां पे हो गया h, ये हो गया न्यूटन में विंड फोर्स। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेट है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 4, और h है वो मिसिंग है, यहाँ पे h लिख लेना, h भी रहेगा, और ये न्यूटन में होगा 10 टू द पावर 4h, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो h भी रहेगा। आई थिंक अब सही है। तो आप इसको ऐसा करो कि लिख लो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, ठीक है। सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालेंगे। इरेज कर रहे बाबू, लिख चुके होगे। तो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम के लिए हम लोग को चाहिए डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि मान लो कि विंड, अच्छे से समझना, मान लो कि यहाँ पे डायरेक्ट लोड लग रहा है नीचे की तरफ, तो वो तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, और विंड के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस,
ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो सिग्मा नॉट होगा, और सिग्मा नॉट किसके कारण आएगा? इट विल बी ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण, खुद का जो वजन होगा इसके लिए सिग्मा नॉट आएगा। तो सिग्मा नॉट होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा सर? P, यानी जो भी उसका वेट होगा, यानी W बाई ए कर देते हैं, स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो फोर्स बाई एरिया या वेट बाई एरिया, W बाई ए कर देते हैं। वेट हम लोग को कितना निकला है? 6 इंटू 10 टू द पावर 4, 6 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू हाइट जो हम लोग h लिए हैं बाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा सर? 3 मीटर का स्क्वायर, और ये न्यूटन में है, ऊपर न्यूटन में है। तो यहां से कैंसिल आउट होकर सिग्मा नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना? कैंसिल आउट हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 h, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये वाला वैल्यू आ गया सिग्मा नॉट का, सिग्मा नॉट का वैल्यू आ चुका है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू h। अब ये समझना कि हम लोग जब विंड का प्रेशर निकाले हैं, विंड का टोटल हम लोग का आया, विंड फोर्स आया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 h न्यूटन, और ये लगेगा कहां पे? ये पूरा CG पे लगेगा। तो यहां पे जो विंड फोर्स होगा FW होगा वो हाइट बाई 2 पे लगता है, FW होगा विंड फोर्स होगा, ये कितने दूरी पे लगेगा सर? यहाँ पे h बाई 2 पे लगेगा, h बाई 2 पे लगेगा, हाइट बाई 2 पे लगेगा। तो यहाँ पे मोमेंट आएगा, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस तो सिग्मा B होता है, वो क्या होता है सर? M बाई Z होता है, प्लस और माइनस। ये तो सिग्मा नॉट होगा वो चारों तरफ इक्वल यहाँ पे सेटल करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, इक्वल आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा। लेकिन विंड के कारण अगर इस तरह से एक चिमनी है तो यहाँ पे जो विंड प्रेशर लगेगा तो ये बेस से यहाँ पे रोटेट करेगा, कुछ ऐसा आएगा। तो एक तरफ आएगा यहाँ पे कंप्रेशन और इधर आएगा टेंशन, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, और ये क्या होगा? सिग्मा बी बोल रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बी बोल रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो एक तरफ आएगा कंप्रेशन और दूसरी तरफ आएगा टेंशन। कंप्रेशन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, टेंशन को निगेटिव बोल रहे हैं। तो सिग्मा बी एक बार कंप्रेशन के लिए आएगा, सिग्मा बी एक बार टेंशन के लिए आएगा, दोनों के लिए आएगा सर, टेंशन के लिए भी आएगा और कंप्रेशन के लिए भी आएगा। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। तो सर सिग्मा बी का जो फॉर्मूला होता है ना, अच्छे से समझना, सिग्मा बी का जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस, प्लस फॉर कंप्रेशन, माइनस फॉर टेंशन, एक कंप्रेशन एक टेंशन, इधर एक आएगा कंप्रेशन और एक तरफ आएगा सर टेंशन, इधर आएगा कंप्रेशन इधर आएगा टेंशन। तो टेंशन वाला लिखा रहा है नेगेटिव से, कंप्रेशन वाला पॉजिटिव से। m बाई जेड, सर m जो होगा मोमेंट होगा वो Fw फोर्स और इंटू h बाई 2 होगा, h बाई 2 होगा। अब हम लोग को टेंशन है z निकालना, z होता है I बाई मैक्स, ठीक है। उम्मीद है यहां तक दिख रहा होगा। अब पॉज करके नोट करो, ऊपर थोड़ा सा इरेज करके अब हम कैलकुलेशन करते हैं सेक्शन मॉडुलस z का, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस z निकालते हैं, पहले आप पूरा पॉज करके नोट कीजिए, हम पॉज करके इरेज करके आगे बता रहे हैं। देखो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं z का वैल्यू, सेक्शन मॉडुलस। z क्या है सर? सेक्शन मॉडुलस है, z है सेक्शन मॉडुलस। देखो तो सेक्शन मॉडुलस है वो I बाई एक्स होता है, I बटे बाई मैक्स होता है। देखो विंड का जब प्रेशर इधर से लग रहा है तो इस एक्सिस के वॉट रोटेशन होगा। सर आप कैसे बोल देते, यही समझ में तो नहीं आता है कि कौन से एक्सिस के वॉट रोटेशन होगा। अच्छे से समझना, अगर मान लो कि एक सेक्शन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन है बाबू, अगर इस पॉइंट पे लोड लगाओगे तो ये कुछ इसी एक्सिस के वॉट गोल गोल नचना शुरू कर देगा, गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। वहीं हम सेम बोल रहे हैं कि अगर विंड का प्रेशर इधर लगेगा तो ये रोटेट होगा, इसी एक्सिस के वॉट रोटेट होगा ना। ये मान लो कंप्रेस होगा तो ये नीचे चला आएगा, और ये थोड़ा टेंशन होगा तो ऊपर आ जाएगा। यही एक्सिस के वॉट रोटेशन हो रहा है, उसी एक्सिस के वॉट रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है, ये रोटेट हो रहा है, तो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, इधर से कुछ रोटेट हो रहा है। तो कौन सा एक्सिस के वॉट रोटेशन हो रहा है सर? इस एक्सिस के वॉट रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है इसके वॉट रोटेशन हो रहा है। अब तुम लोगों का क्यूरियोसिटी हो गई कौन सा बुक है, लो बुक वो देख लो कौन सा बुक है, ठीक है। तो देखो इधर से रोटेट होगा,
इधर से कुछ फोर्स लगेगा और ये ऐसे 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 रोटेट होगा। तो ये कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ये एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो उम्मीद है कि चीजें आप समझ रहे होंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो स्क्वायर है तो ज्यादा तो यहाँ पे हम लोग को टेंशन होने नहीं जा रहा है। यहाँ पे आई एक्स एक्स निकालेंगे या आई वाई वाई निकालेंगे, तो जेड के लिए आई एक्स एक्स निकाल लेते हैं पहले, जो भी वैल्यू होगा हम लोग लिख देंगे। तो पूरा अगर स्क्वायर सेक्शन देखो तो पूरे स्क्वायर सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस होगा वो बाहर वाला होगा, वो 1/12 बी का पावर 4 आउटर साइड का, और यहाँ पे ये पार्ट है वो मिसिंग है ही नहीं, तो अंदर वाला पार्ट घटा देते हैं, -1/12 बी का पावर 4, यानी आप लिख सकते हो 1/12 बी का पावर 4 माइनस स्मॉल बी का पावर 4। ठीक है, आउटर में से इनर वाला घटा दिए, तो यहां से आप निकाल लो कितना आता है वैल्यू, 1/12 2 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से कर देते हैं यहाँ पे बाबू, 16/12 नहीं 16 नहीं 15 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ -1 होगा, पावर 4 -1/12, ये वैल्यू आ रहा है 1.25, लिख देते हैं यहाँ पे। आई एक्स एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.25 और मीटर का पावर 4 हो जाएगा। बाई मैक्स का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा सर, देखो यहाँ ये जो एक्सिस है ना, तो ये जो बाई का वैल्यू है, देखो बाई मैक्स आप इधर पुट करोगे ना, ये बाई मैक्स, तो आपको इधर मिलेगा आपको टेंशन। जब बाई मैक्स का वैल्यू आप इधर पुट करोगे ना, तो आपको मिलेगा कंप्रेशन। बाई मैक्स का वैल्यू एक कंप्रेशन वाला एक देगा, एक टेंशन वाला देगा। बाई मैक्स का वैल्यू 1 मीटर होगा, बाई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मीटर। एक्सिस जो है वो बीचों बीच से है, तो 1 मीटर उधर और 1 मीटर इधर, 1 मीटर यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग जो z निकालेंगे वो क्या हो जाएगा सर, I/बाई, यानी 1.25/1 कितना हो जाएगा 1.25 मीटर का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे मीटर का पावर 4 है और ये मीटर है। ठीक है, मोमेंट अब हम लोग निकाल लेते हैं, जो भी आप लोग लिखना है यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बी का वैल्यू, इरेज कर दे या लिखे यहीं पे, रुको कैलकुलेटर थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी इरेज कर देते हैं। सिग्मा बी निकालने जा रहे हैं। अब सिग्मा बी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा सर, देख लेते हैं। सिग्मा बी का वैल्यू होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सिग्मा बी होगा वो क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस में और माइनस में m/z, तो m निकालना है, पहले m निकाल लेते हैं। मोमेंट होगा m होगा वो मोमेंट होगा वो कितना होगा, Fw विंड फोर्स गुने h/2। विंड फोर्स का वैल्यू आया था 2.5 गुने 10 का पावर 3 गुने h, ये आया था Fw का वैल्यू गुने h/2। क्योंकि सर यहाँ पे h है, इसके बीचों बीच में लगेगा, तो इसके अबाउट यानी बेस के अबाउट जो होगा मोमेंट h/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म या डिस्टेंस। तो मोमेंट का वैल्यू आ गया 2.5 गुने 10 का पावर 3 और ये हो जाएगा h²/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर कैंसिल आउट करें तो ये h²/2 1.25 हो जाएगा, 1.25 गुने 10 का पावर 3 इंटू h²। तो सिग्मा बी का जो वैल्यू है अब यहां से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, जरा सा 1 सेकेंड बस रुक जाओ, ये रहा यहाँ पे सिग्मा बी का वैल्यू अब हम लोग निकाल देते हैं m/z करके। कैलकुलेशन आप भी करो, सिग्मा बी यानी बेंडिंग स्ट्रेस होगा प्लस माइनस m/z, प्लस किसके लिए सर, इधर बाई रखोगे तो माइनस, इधर बाई जेड रखो, बाई मैक्स रखोगे तो प्लस, उधर के लिए प्लस इधर के लिए माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस कर देते हैं, और m का वैल्यू आया 1.25 गुने 10 का पावर 3 गुने h², और यहाँ पे z का जो वैल्यू आया है यानी z यानी सेक्शन मॉडुलस है वो 1.25 मीटर का पावर 3 है। तो यहाँ सिग्मा बी यहाँ पे क्या आएगा, तो मोमेंट है सर, तो न्यूटन मीटर होगा मोमेंट, और यहाँ कैंसिल आउट होकर बचेगा न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1000 गुने h² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा बी का वैल्यू आ गया। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हम सिग्मा बी का वैल्यू लिख देते हैं कहीं पे, सिग्मा बी आप लोग भी लिखो अच्छे से। सिग्मा बी का वैल्यू आया है 1000 h²। ठीक है, अब हम पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज इट, ऊपर इरेज कर देते हैं। सिग्मा बी का वैल्यू आ चुका है, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख ही चुके होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम कितना होगा। ठीक है, एक तरफ आएगा टेंशन और एक तरफ आएगा मिनिमम। तो देखना यहाँ पे सिग्मा मैक्स जो होगा
मैक्सिमम होगा, वो कंप्रेशन और कंप्रेशन हो रहा है, इधर कंप्रेशन हो रहा है W के कारण और बेंडिंग के कारण भी यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है, तो उस इस तरफ आएगा सिग्मा मैक्स, यहाँ पे आएगा सिग्मा मैक्स और इधर आएगा सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्सिमम आएगा, कंप्रेशन कंप्रेशन दो बार जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे W बाई ए और प्लस क्या हो जाएगा M बाई जेड आएगा, और सिग्मा मिनिमम है, एक तरफ कंप्रेशन आएगा यानी W बाई ए माइनस M बाई जेड आएगा। टेंशन आने का चांस है वो इधर आएगा सर, ज्यादा विंड का लोड होगा तो इधर टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आना है, फॉर नो टेंशन, इधर टेंशन नहीं आना चाहिए, फॉर नो टेंशन, फॉर नो टेंशन, टेंशन सिग्मा मैक्स का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए सर, 0 या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर नो टेंशन सिग्मा, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मैक्सिमम नहीं यहाँ पे मिनिमम कर लेना, सिग्मा मिनिमम होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, या तो कंप्रेशन हो जाए या न्यूट्रल हो जाए। ये क्या बता रहा है, 0 का मतलब आइदर कंप्रेशन और न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉजिटिव क्या बताता है सर, पॉजिटिव बताता है कंप्रेशन, नेगेटिव बताता है टेंशन, तो हम टेंशन नहीं चाहते हैं तो वो 0 या 0 से ज्यादा। तो यहां पे रख देते हैं W बाई ए, यानी ये आप ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या है सर, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी, और ये क्या है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी। तो यहां से हम लोग कर देते हैं क्या, तो देखो सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे आप लिख सकते हो सिग्मा सिग्मा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी, यहां से कर दिए। अब यहां पे देखो इरेज कर दे रहे हैं, वैल्यू है वो हम लोग रख देते हैं। सिग्मा नॉट का वैल्यू आया था यहाँ पे 2 × 10 टू द पावर 4, 2 × 10 टू द पावर 4, यहाँ से 2 × 10 टू द पावर 4 H ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी का वैल्यू आया था 1000 H का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग H का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये काम का है नहीं, देखो ये तो 3 0 चला गया, 1 2 3, यहाँ से ये चला गया तो हो जाएगा 10 बचेगा, सिर्फ 3 चला जाएगा यानी 20, और यहाँ से H और H कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू H। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो क्या, H का वैल्यू किस में था, मीटर में, यानी H जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, लेस देन इक्वल टू 20 मीटर, यानी X का वैल्यू आपको क्या रखना है, X का वैल्यू कभी भी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। H शुड बी लेस देन, ये क्या है, H शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 मीटर, या 20 मीटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू H। तो H का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हम लोग 20 तक जा सकते हैं, 20 मीटर तक जा सकते हैं, और यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। H मैक्स का वैल्यू 20 मीटर, 20 मीटर से कम रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर 20 मीटर रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी का वैल्यू 0 आएगा, कब, जब H का वैल्यू 20 रहेगा। अगर सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी रखोगे तो ये 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, 0 से ज्यादा होगा जब H का वैल्यू 20 से कम रहेगा। ठीक है, जैसे आप 20 से ज्यादा रख दोगे तो यहां पे टेंशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और हम लोग या तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करेंगे या तो फिक्स्ड बीम का क्वेश्चन करेंगे। पॉज करके नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।